फिर हमने ये देख लिया था, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा होगा, हमने दो ब्लॉक वाले सिस्टम में पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, या फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। उसके पहले हम लोग को एक टर्म पढ़ना होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये ऐसे मान लो कि ब्लॉक पड़ा हुआ, यहाँ पर एक फोर्स लगता है इसके ऊपर एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे ना इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है एन, हमने बाहर से फोर्स लगाया इसके ऊपर एफ, की बॉडी जस्ट चलना स्टार्ट कर, तो क्या होता है इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इसके मोशन को अपोज करता है, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ना, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो किधर जाएगा? वो कुछ ऐसा जाएगा ना, ओबेइंग, हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया यहाँ पे, अगर ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट, ये इसका क्या हो जाएगा? रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये जो ये जो एंगल जो यहाँ दिख रहा था, ये एंगल कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल, क्लियर सी बात है, अगर ये हमारा एफ बड़ा होता, ये लाइन बड़ी होती, यहाँ से लेके यहाँ तक की जाती, ये लाइन बड़ी होती तो ये लाइन बड़ी होती, उससे क्या होता? ये थीटा बड़ा होता। ये अगर ये एफ है तो ये भी एफ ही होगा ना, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये जो एंगल जो यहाँ बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हियर थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल भाषा में, जो एंगल फ्रिक्शन बनाएगा, ठीक है, इस पॉइंट ओ पर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एंगल डिसाइड होता है फ्रिक्शन की वैल्यू से। जितना बड़ा ये साइड होगा ना, ठीक है, हम बोलेंगे कि वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ बाय सिंबल थीटा एस। और एक बात मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि tan थीटा एस इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाय एन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा एस क्या हो जाएगा? अगर बॉडी, ये हम तब एंगल नापते हैं तो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होता है, मतलब हमने इतना फोर्स अप्लाई कर दिया कि बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होगा। तो जब बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा होगा? मैक्सिमम। तो म्यू एस इनटू एन, ये क्या हो जाएगा? म्यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू म्यू एस हो जाएगा, और ये हमारा बन जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हमको किसी भी सरफेस के लिए हमको अगर म्यू दिया गया है तो वहां से हम लोग आसानी से एंगल ऑफ फ्रिक्शन को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पे पता है, जब तुम इसको क्लास 11th लेवल पे देखोगे ना, या तुम कहीं भी इसकी जाके इंफॉर्मेशन लोगे ना, तुमको लगेगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ी बेकार चीज होती, कुछ काम की नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अभी तुमको खाली कंसेप्ट सिखा रहा हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, लेकिन जब मैं तुमको बताऊंगा ना, एससी वर्मा के कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं फ्रिक्शन चैप्टर के, जिसको तुम आसानी से, मतलब वो सवाल ऐसे है ना कि उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन अगर किसी बच्चे को अच्छे से ये चीज समझ में अगर आ जाती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट ना, तो वो उन सवालों को चुटकी में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये अभी बस हमारे को एंगल ऑफ फ्रिक्शन में इतना ही सीखना है, ठीक है। जब वो सवाल आएंगे तो हम उनको करेंगे इस कंसेप्ट।
लेकिन एक चीज देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या होता है, हमको फील नहीं आती है फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल क्या कहाँ बनता है। कोई ब्लॉक को तुमने जमीन पे रख दिया, हमको एंगल वहां दिखता नहीं, लेकिन इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अगर हमको देखना हो ना, तो इसी को हम देखने का एक और अच्छा तरीका है, वो है कि हम यहाँ पे ना एंगल ऑफ रिपोज देखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जरा देखो। मान लो कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ब्लॉक को रखा है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ना, ठीक है, इसको जब हम रखते हो एंगल छोटा रखते हैं, मान लो मैं ऐसा रखा, ठीक है, और ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। हम जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते चले जाते हैं ना, एक समय ऐसा आता है जब ब्लॉक जो होता है ना स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे ब्लॉक स्लाइड करना शुरू में क्या होता है, इसके इसके ऊपर जो होता है ना, ठीक है, जो फोर्सेज लग रहे होते हैं, जैसे कैसे फोर्सेज लग रहे होते हैं, जरा देखो। एक तो इसके ऊपर फोर्स लगता है इस तरह से, मैंने तुम लोग को इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन करवाए हुए है ना, उसमें मैंने बताया था कि ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये एम वी फोर्स लगता है, ठीक है, ये हमारा थीटा होता है, एम वी साइन थीटा हो जाता है, ये एन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एम वी कॉस थीटा था। तो होता क्या है कि जब हम लोग किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रखते हैं ना, तो उसके जैसे एंगल को चेंज करते हैं ना, तो इस पे नीचे तो खींचने वाला एक फोर्स होता है जिसकी वजह से इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आता। जैसे हम इसको ऊपर करते 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 जाएंगे ना, एक समय क्या होगा, तुम देखोगे जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तुम ये चीज पता अपने घर में भी करके देख सकते हो। एक स्केल ले लो या एक कटर ले लो या रबड़ ले लो, उसको अपनी बुक के ऊपर रखो और बुक को हल्का हल्का टर्न करो। जैसे टर्न करोगे ना, हल्का 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 हल्का, एक समय ऐसा कि जब वो बॉडी जो होगा ना, वो बुक के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जस्ट उस समय यहाँ पर, जब याद रखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है कब लगता है, जब बॉडी का मोशन जस्ट स्टार्ट होता है। जैसे जस्ट मोशन मोशन स्टार्ट होने से पहले लगता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। जैसे मोशन स्टार्ट होता है, कौन सा फ्रिक्शन लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो कि म्यू इनटू एन होता है। और एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है, फिर कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों एक ही बॉडी पे तीनों फ्रिक्शन लग सकते हैं अलग अलग स्टेज पे। बॉडी को आप धक्का मारे, बॉडी नहीं मूव कर रहा, सेल्फ एडजस्टिंग, बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि बॉडी जस्ट अगर मोशन में स्टार्ट आ जाता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट मोशन पे, अभी इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, इन वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन लैंग्वेज का मतलब होता है व्हेन मोशन जस्ट स्टार्ट। mg sin थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एफ मैक्स। एफ मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो तो क्या यहाँ पर भी मुझे सेम रिजल्ट मिला था, tan थीटा इक्वल्स टू इनवर्स, ठीक है। यहाँ से भी देखो tan थीटा इक्वल्स टू इनवर्स, ठीक है। तो ये जो एंगल जो है ना, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा एस, ठीक है। और एक बात क्लियरली देखो कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है थीटा का, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है ना, ठीक है, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन हम रिपोज से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम रिपोज देख सकते हैं, ठीक है। रिपोज का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, ठीक है। मतलब वो एंगल जब तक की बॉडी रेस्ट पे रहेगा। अगर तुमने एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये होता है कि जब तक की वो रेस्ट पे रहेगा। अगर हमने एंगल को इससे छोटा रखा तो बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करेगा। अगर हमने इस एंगल को बड़ा रखा तो बॉडी क्या करेगा,
अगर एंगल छोटा रखा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, अगर हमने एंगल बड़ा रखा तो बॉडी स्लाइड। आई बात सबको समझ में? अब सुना जाए एंगल ऑफ रिपोर्ट, इसका इस पे अधिकतर सवाल भी आते हैं, ठीक है, याद रखना। व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा एस, एंगल ऑफ रिपोर्ट का सिंबल क्या होता है? थीटा एस। व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा एस द बॉडी remains stationary, ठीक है। when theta is greater than theta then body starts moving, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। धीरे धीरे इसको लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अगर मान लो यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए मेरे को कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर ये थीटा है, और बोल दिया जाए कि म्यू जो है ना वो है मेरा लेट्स से 1/√3, ठीक है। तो बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है? तो मैंने बोला tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। मैंने बोला कि थीटा इज कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/√3 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। मैंने कितना बोला? थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री है, मतलब अगर हमारा एंगल, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या आ रहा है कि अगर हमने मान लो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर 30 डिग्री रखा ना, उस पर बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर सरफेस का व्यू कितना है? 1/3 है तो 1/√3 है। अगर हमने एंगल को 30 डिग्री से ऊपर रखा है, ठीक है, जैसे 40 50 60, बॉडी क्या करेगा? यहाँ से स्लाइड करेगा और नीचे गिरेगा, ठीक है। और अगर हमने एंगल को 30 से कम रखा है तो बॉडी वहां से मूव करेगा ही, ठीक है। अगर मान लो हमने अगर एंगल को 20 डिग्री रख दिया है तो बॉडी यहाँ यहीं पे रुका रहेगा, नीचे जाएगा ही, ठीक है। और हमने जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे ना 30 डिग्री पे क्या होगा? बॉडी क्या करेगा? मूव करना जस्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर हमने एंगल को 50 डिग्री कर दिया तो बॉडी यहाँ से नीचे नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। आई बात? और आई थिंक ये एंगल ऑफ रिपोज सबको क्लियर हो गया, ठीक है। कि कब अगर एंगल ऑफ रिपोज हमको पता है तो हम वहां से डिसाइड कर सकते हैं, और हमको अगर एंगल ऑफ रिपोज पता है और हमको अगर एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पता है तो हम दोनों एंगल को कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे कि मोशन अलोंग इंक्लाइन, ठीक है। ये मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे मान लो इस इंक्लाइन प्लेन में बॉडी का मोशन है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया ना कि बताओ इस बॉडी का यहाँ पे जो सर यहाँ जो म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो म्यू है, ठीक है। यहाँ पर इसका कितना एक्सेलरेशन होगा? तो सबसे पहले तो तुम लोगों को फिगर ड्रॉ करने के आना चाहिए अच्छे से। हमेशा जो है ना, देखो जब भी मैंने बोला था तुम लोग को ये चीज दिमाग में मतलब रटा जानी चाहिए कि इंक्लाइन पे जब ऐसा होता है तो हमको यहाँ पे सीधे एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा ऐसे लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमनली ऑकर हो, ठीक है। तो ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल है एंड गिवन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन है ना वो हमारे क्या कहते हैं इससे बड़ा है एंगल ऑफ रिपोर्ट। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ना, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये एंगल बड़ा थीटा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा? बॉडी नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है।
कि बॉडी नीचे स्लाइड करता है, तो हमने पढ़ के रखा है कि जब बॉडी किसी सरफेस के साथ स्लाइड करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? आंसर है काइनेटिक फ्रिक्शन, जब स्लाइड करता है। ठीक है, जस्ट ऑन द मोशन ऑफ स्लाइडिंग म्यू एस होता है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्लाइड जब कर रहा होता है तो म्यू के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एज द बॉडी स्लाइड डाउन inclined net force acting on it, नेट फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? mg sin थीटा माइनस है, ये हो जाएगा इक्वल टू mg sin थीटा। एफ क्या हो जाएगा देखो, तो एफ तो यहाँ पे म्यू इंटू एन हो जाता है ना। ठीक है, तो mg sin थीटा नीचे लगने वाला फोर्स, जो ऊपर लगने वाला फोर्स, माइनस म्यू के। मैंने तुम लोगों को बता के रखा है कि जो यहाँ पे हम जो n कंसीडर करते हैं ना, वो हमेशा mg के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे n किसके इक्वल होगा? तो mg cos थीटा के इक्वल होगा ना। ठीक है, ये हमारा हो गया नेट फोर्स। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के बाय हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे बुक्स पे देखोगे तो जी साइन थीटा को कॉमन लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस। आई होप सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत पूछ लो। एंगल ऑफ रिपोज सबको क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिपोज वो बॉर्डर एंगल होता है। अगर एंगल हमारा उससे कम हुआ तो बॉडी क्या करेगा? स्लाइड नहीं करेगा। अगर एंगल ज्यादा हुआ बॉडी स्लाइड करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। अब यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एस। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने कितना लिखा? म्यू के इनटू एन, बॉडी स्लाइड कर रहा है। अगर यहाँ मैंने केस ही दिया था कि थीटा बड़ा थीटा एस, अगर ऐसा केस होता थीटा इज लेस देन थीटा एस, मतलब अगर मान लो हमारा एंगल ऑफ रिपोज अगर आ रहा है 30 डिग्री, और अगर हमारा एंगल, अगर मान लो अगर हमारा एंगल 60 डिग्री है, तो मैं प्रीवियस फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये वाला यूज करता हूँ। अगर हमारा एंगल मान लो अगर हमारा एंगल है, एंगल रिपोज 30 डिग्री है, ठीक है, और अगर हमने एंगल रख दिया हमारा 20 डिग्री, तो बॉडी स्लाइड करेगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखा हमने mg, यहाँ पे हमने लिखा mg sin थीटा, यहाँ हमने लिखा mg cos थीटा, और यहाँ पे हमने लिखा फ्रिक्शन, ये हमने रखा है n। ठीक है, अब देखो अगर इस सिचुएशन में अगर हो ना, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, उस सिचुएशन में नीचे mg sin थीटा लग रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन अभी अपनी लिमिटिंग वैल्यू नहीं पहुंचा। ठीक है, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू नहीं पहुंचा है, और उस समय जो फ्रिक्शन लगा ना वो mg sin थीटा के इक्वल होगा, ना कि म्यू mg cos थीटा, क्योंकि म्यू mg cos थीटा मतलब वो म्यू n हो गया। ठीक है, वो मैक्सिमम होता है कब? जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होता है, जब स्लाइड करता है। अगर हमारा थीटा मान लो 20 डिग्री है, ठीक है, तो हम यहाँ पे mg f हमारा कितना लेंगे? mg sin थीटा लेंगे। आई की ये बात समझ में? हम इस सिचुएशन में म्यू के mg cos थीटा नहीं ले सकते, और अगर तुमने मान लो सब कुछ कैलकुलेशन करोगे ना, तो तुम देखोगे भी कि mg sin थीटा जो है ना म्यू n से छोटा आएगा।
एक बार मैं फिर से तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर थीटा, ठीक है, छोटा है थीटा एस से, ठीक है, थीटा अगर बराबर होगा थीटा एस के, और थीटा अगर बड़ा हो जाएगा थीटा एस, ये तीन केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अगर तो थीटा बराबर होगा थीटा एस के, मतलब बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन, और दूसरी बात क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है उस समय, दैट इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, एनओ, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे छोटा होता थीटा एस, ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो जाएगा इस पे, ये हो जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होता है, फ्रिक्शन यहाँ पे होता है एम जी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाता है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और मैं दूसरी बात यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इन दिस सिचुएशन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, दैट इज लेस देन म्यू एम जी कॉस। अगर तुमने वहां पे अगर म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू निकाली ना, अगर उस थीटा के लिए जो भी थीटा तुमको दिया जाएगा उसके लिए तुमने अगर एम जी थीटा निकाला और तुमने उसके लिए अगर म्यू के एम जी कॉस थीटा निकाला, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो बराबर ही है, ठीक है। इन दिस केस फ्रिक्शन फोर्स इज लिमिटिंग, ठीक है। हियर इट इज सेल्फ एडजस्ट, वो एडजस्ट करने वाला करता है, और इसमें एडजस्ट करते करते मैक्सिमम पावर आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी मूव्स डाउन विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है उस समय, हो जाता है म्यू के एम जी कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे म्यू एस लिखा है मैंने, यहाँ म्यू के लिखा है, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, इन दिस केस फ्रिक्शन इज काइनेटिक, ठीक है। सबको इतना नोट कर जाओ, ठीक है। और सबके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए, इंक्लाइन प्लेन पे कैसे मोशन होता है, क्या हम लिमिटिंग लेते हैं, कब हम काइनेटिक लेते हैं, कब हम स्टैटिक लेते हैं, ठीक है। ये बात सबको दिमाग में क्लियरली बैठनी चाहिए, और किसी को अगर नहीं भी समझ में आए तो पूछ लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पर बुक में ना न्यूटन में दो डेरिवेशन दिए गए हैं, 256 और 257 258, लंबे लंबे डेरिवेशन है, ठीक है। तो मैं तुम लोग को अभी थोड़ा सा जितना होता है करवा देता हूँ मैं इसमें, मोशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन का ही, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है फ्रिक्शन चैप्टर जो है ना, एक दो क्लास में बोर्ड तक खत्म हो जाएगा। तो नया टॉपिक होगा मोशन ऑन टाइम प्लेन व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा। मतलब यहाँ पे जो थीटा है ना, वो थीटा सी से छोटा है, थीटा सी से छोटा तो बॉडी मूव नहीं कर सकता, सीधी सी बात है ना। मैंने अभी तो तीन केस डिस्कस किए थे, ये वाला केस। अब अगर हमको मूव करवाना है इसको, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना है, हमने बॉडी को रख दिया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा एंगल ही क्या है, थीटा सी छोटा है। और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया पूरा, ठीक है, तो भाई कौन से केस पे क्या होता है, कौन से केस पे क्या होता है, ठीक है।
अब अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा और मैं चाहता हूँ कि बॉडी मूव करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स कुछ ऐसा रहेगा, ये अल्फा है, ठीक है, ये फोर्स एफ लगा। अब यहाँ पे मैंने फोर्स एफ लगाया एंगल अल्फा, ठीक है, ताकि बॉडी नीचे मूव कर सके। हम आसान सवालों में क्या होता है, हम बॉडी को ऐसा धक्का कर देते हैं ना, ठीक है, तो बॉडी ऐसे ही मूव कर सकता है, हमने फोर्स ऊपर से नीचे धक्का देते हैं। यहाँ पे एंगल अल्फा बना के क्या होता है, हम केस को जनरल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अलोंग द पैरेलल टू प्लेन धक्का देते हैं तो अल्फा को वहां पे 0 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा सी, हाँ थीटा, थीटा सी, थीटा सॉरी थीटा एस है, थीटा, थीटा एस मतलब हो गया एंगल ऑफ रिपोज। हम लोग हर जगह एंगल क्या यूज करते आ रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज पे हमने ये क्या यूज किया था, वहां पे हर जगह देखो थीटा एस यूज किया था ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम चाहते बॉडी मूव करे, ठीक है, तो मूव करने के लिए क्या होगा, जस्ट मोशन के लिए यहाँ पे याद रखना है, हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एस इनटू एन कब यूज करते हैं, जब वहां पे जस्ट मोशन हो, ठीक है, जस्ट बॉडी मूव करने के कगार पे जब होती है ना, तो वहां पे म्यू एस इनटू एन यूज करते हैं। जब मूव कर रही होती है तो म्यू के इनटू एन यूज करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, म्यू के जहाँ पे म्यू से छोटा होता है, और जब ये जस्ट मोशन मूव नहीं कर रही होती है तो वहां पे फिर अप्लाइड फोर्स देखते हैं। यहाँ पे मान लो बॉडी है ना जस्ट मूव कर रही है कि मोशन, और मुझे मोशन को स्टार्ट करना, फोर्स अप्लाई करना। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, रटी रटाई चीज है, ठीक है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद ये लगेगा इधर एन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, ठीक है। व्हेन बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज मतलब अभी मोशन की कगार पे, एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, 0 ऑफ मोशन, देन नेट फोर्स बॉडी इज 0, therefore f cos अल्फा नीचे की तरफ प्लस mg sin थीटा, ठीक है, नीचे की तरफ इक्वल्स टू हो जाएगा f, और ये f cos अल्फा हमें निकालना है कि ये कितना फोर्स अप्लाई करे कि बॉडी मूव करे, ठीक है, जब एंगल कितना है, अल्फा है। इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू एन हो जाता है ना। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो नॉर्मल फोर्स के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को और साफ सुथरा कर देता हूँ। ये हमारा एम जी है, ये हमारा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये मेरा एफ कॉस अल्फा है, ठीक है, इधर वाला ये मेरा हो जाएगा एफ साइन अल्फा। देखो ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, इधर वाला, ये नीचे वाला हो जाएगा कॉस, इधर वाला हो जाएगा साइन, तो एफ कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
एन निकालने के लिए यहाँ पे मैं एन को mg cos तक इक्वल नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या क्या होगा, मैं लिखूंगा इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस एफ साइन अल्फा, एन प्लस एफ साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट n कितना हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस f sin अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट f cos अल्फा प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू इनटू, हमें f निकाला ना, अब यहाँ से n पुट कर दो, mg cos थीटा माइनस f sin अल्फा। ठीक है, यहाँ से n पुट कर दिया मैंने। समझो, देखो तुमको स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, देखो छोटी छोटी बातें हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वरना क्योंकि फ्रिक्शन टॉपिक ऐसा है ना, ये तुम्हारा क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमने 4 लाइन रट ली न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और हमने थोड़ा डेफिनेशन लर्न कर लिया और हमारा फिजिक्स हो गया। ठीक है, वो चीज नहीं है 11th में। फ्रिक्शन अपने आप में कंसेप्चुअल टॉपिक है। रोटेशन चैप्टर जब तुम्हारा आएगा ना, ठीक है, सबका बाप होगा, वो फिजिक्स को पूरा हिला के रख देता है, रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, वहां पर वही बच्चा सवाल को सॉल्व कर सकता है, एससी वर्मा का समझ सकता है उसको, जिसको फ्रिक्शन आता हो। इसलिए यहाँ पर तुम देख सकते हो नॉर्मल फोर्स जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो mg cos थीटा नहीं है। अब नॉर्मल फोर्स देखो कैसे बदल गया, तुम्हारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, एक एक स्टेप को तुमको ध्यान से समझना और एनालाइज करना। कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछो, म्यू mg cos थीटा माइनस म्यू f sin अल्फा। ठीक है, हमें निकालना f है। मैं नेक्स्ट पेज नहीं लेकर के इसी पेज पे करता हूँ ताकि मेरे को यहाँ का डेटा मिल जाए, इरेज कराऊंगा। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, f cos अल्फा, ठीक है, और इसको इधर भेज दो, प्लस म्यू एफ साइन अल्फा इक्वल्स टू mg को इधर भेज दो, mg म्यू cos थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट f क्या हो जाएगा, mg f म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय म्यू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। सबको समझ में आ गया? तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। ठीक है, इसको सबको नोट कर दो। हालांकि यहाँ पे पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने ये फोर्स तो निकाल दिया, भाई फोर्स अल्फा एंगल पे कितना फोर्स लगेगा, लेकिन ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोई बड़ी बड़ी कोई मान लो कहीं पे कोई काम होता है इसका, पर्वतीय इलाका होता है, इंक्लाइन सरफेस होता है। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े लोड होते हैं, उसको नीचे भेजना होता है, तो उनको पता ये भी देखना पड़ता है कि मैं किस एंगल पे फोर्स अप्लाई करूं, ठीक, अल्फा को क्या रखूं मैं, ताकि मेरे कम से कम फोर्स पे बॉडी हिलना स्टार्ट करे। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा नीचे रख देंगे ना, ठीक है, तो पूरा का पूरा नीचे तो हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा हो जाएगा, लेकिन वहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी, क्योंकि पूरा फोर्स नीचे, तो एफ साइन अल्फा कहाँ से मिलेगा आपको, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर वो पूरा का पूरा ऊपर रख देते तो नीचे कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो पता है बीच में कहीं ना कहीं ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, हम लोग एंगल को इधर भी नहीं रह सकते और ऐसा भी नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं बीच में हम एंगल को एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारे कम से कम फोर्स पे बॉडी जो है हिल जाए। कम से कम फोर्स क्यों चाहिए होता है, बिकॉज जितनी भी मशीनें बनती है ना, सबकी एक अपनी ताकत होती है, ताकत लगाने की, ठीक है, फोर्स लगाने की। हमारे पास अपनी ताकत होती है, ठीक है, हम अपनी ताकत के बियॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम फिजिक्स के नियम का पालन करके तो हम उसको मूव करवा सकते हैं अपनी कम से कम ताकत लगा करके। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा सेकंड पार्ट ये होगा, टू कैलकुलेट मिनिमम फोर्स सो दैट बॉडी मूव डाउन द इंक्लाइन, टू कैलकुलेट
ये सबको नोट कर जाना, सबको इसको टू कैलकुलेट। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ठीक है, ये हमारे 11th में डेरिवेशन है और आई रोडोफ का ये एक क्वेश्चन है ये बन करके वहां, ठीक है। तो कैलकुलेट मिनिमम एफ सो दैट बॉडी मूव्स डाउन इंक्लाइन। तो एक काम करता हूँ ना, देखो अभी टाइम अपने पास इतना नहीं है, ठीक है। तो इसको ना बैठ करके तुम लोग एक बार जो मैंने करवाया था इतना खाली नोट कर लो। ये वाला कल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसका हम कल इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे म्यू के बजाय तुम चाहो तो म्यूएस भी लिख सकते हो, बुक पे म्यूएस लिखा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल है, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है म्यूएस और म्यू की दो चीज होती है। तो इतना खाली कर लो आज के लिए, ठीक है। कल हम लोग जो है ना इसको पूरा लेके बढ़ेंगे आगे। ये तो कल होपफुली कल मैं दो पीरियड की क्लास दूंगा ना, तो कल मैं फ्रिक्शन पूरा का पूरा खत्म ही कर दूंगा, ठीक है, बोर्ड। ठीक है ना, मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ।